नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे राजनीतिक चिंतकों की यूजीसी नेट या पीजीटी की तैयारी के लिए, और उसमें हम अभी तक 13 पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों की चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा विषय है ग्रामशी। आज ग्रामशी के बारे में हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो ग्रामशी जो है इटली का एक राजनीतिक चिंतक था। ये वही इटली है जहाँ हमने स्टार्टिंग में एक चिंतक पढ़ा था, मैकियावली। तो मैकियावली भी इटली का ही था और ग्रामशी भी जो है इटली का ही था। इसका जन्म की बात करें तो 1891 में उसका जन्म हुआ था और 1937 में डेथ हुई, यानी सिर्फ 46 साल तक वह जिया। और इतनी कम आयु में उसका चिंतन इतना प्रभावशाली था कि बड़े चिंतकों में उसका नाम लिया जाता है। तो इटली में जन्म हुआ और ये जो है शुरू से ही छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे, छात्र नेता रहे अपने विश्वविद्यालय में, और पृष्ठभूमि से काफ़ी गरीबी झेली है इन्होंने अपने शुरुआती जीवन में। आपने देखा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था लेनिन के बारे में। तो लेनिन ने जो है 1917 में रूस में क्रांति कर दी थी। रूस में साम्यवादी क्रांति सफलतापूर्वक लेनिन ने संपन्न कर दी थी। अब ग्रामस्की की इच्छा थी कि वह इटली में साम्यवाद का प्रणेता बने। वह इटली में साम्यवाद लाना चाहता था और उसे जो है परिस्थितियां भी अपने पक्ष में लग रही थी। उसका मानना था कि इस समय इटली में साम्यवाद लाया जा सकता है। ऐसा क्यों था? क्योंकि एक तो पहला विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें इटली विजेता होने के बावजूद उसको ज़्यादा कुछ मिला नहीं। यानी ऐसा कह करके भी वह जो है पूंजीवाद की आलोचना करना चाहता था कि हम विजेता बने विश्व युद्ध में, लेकिन फिर भी इटली को कुछ नहीं मिला। उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। यानी प्रथम विश्व में विजेता होने के बावजूद इटली की जो आर्थिक स्थिति थी, इटली की माली हालत जो थी वो काफ़ी खराब स्थिति में थी और आर्थिक संकट के बादल इटली पर मंडरा रहे थे। तो ऐसे समय में ग्रामशी को लगा कि इटली में साम्यवादी क्रांति की जा सकती है। उन्होंने अपना एक दल भी बनाया जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली, और 1921 से 1926 तक ये अस्तित्व में भी रहा। उसने बनाया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली, 1921 से और 1926 तक। इसके माध्यम से वो क्या करना चाहता था? मजदूरों को एकत्र कर क्रांति करना चाहता था। मजदूरों को एकत्र कर क्रांति करने की ग्रामशी की इच्छा थी। लेकिन आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली जीता, वहां एक बड़े राष्ट्रवादी नेता का उभार हुआ। फासीवादी विचारधारा अस्तित्व में आई और मुसोलिनी का उदय हुआ। मुसोलिनी ने इनकी पार्टी जैसी गतिविधियों पर सब कुछ बैन लगा दिया और मुसोलिनी का राष्ट्रवाद जो है इटली में ग्रामशी के साम्यवाद की बजाय ज़्यादा प्रभावी हो गया। मुसोलिनी ने क्या किया कि ग्रामशी को जेल में भेज दिया, उसके जो भी गतिविधियां थी उस पर अंकुश लगा दिया, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। और ग्रामशी के मुसोलिनी के राष्ट्रवाद की वजह से
जो है ग्रामसी की मंशा थी जो साम्यवादी क्रांति करने की, वह सफल नहीं हो पाई। अब जेल में काफी लंबे समय तक रहा और जेल से छूटने के बाद इनको बीमारी की वजह से जेल से बाहर निकाला गया और फिर 1-2 साल में इनकी मृत्यु हो गई। तो जब ये जेल में थे तो इस दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखी, काफ़ी फेमस है, हालांकि प्रकाशित द्वितीय विश्व युद्ध के काफ़ी समय बाद, यानी 1970 के आसपास वो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था द प्रिजन्स नोटबुक। अभी लिख तो दी थी इन्होंने 1930s में 1930s में लिख दी थी, लेकिन प्रकाशित जो हुई वो बहुत लंबे समय बाद 1971, यानी उस समय हमें पता चला कि ग्रामसी का चिंतन क्या था और उसके चिंतन की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। अब यदि हम अगली बात करें तो ग्रामसी के विचारों में जो है पहला मुख्य विचार आता है उसका नागरिक समाज का विचार। एक एक करके हम उसके जो है सिद्धांत डिस्कस करते हैं। ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज क्या था, इसकी क्या भूमिका हो सकती है। हमने देखा मार्क्स का चिंतन, तो मार्क्स क्या करते हैं, क्योंकि ये भी मार्क्स की विचारधारा को मानने वाले हैं, इसलिए मार्क्स के साथ कंपैरिजन करना थोड़ा ठीक रहेगा। मार्क्स मानते हैं कि समाज में 2 वर्ग हैं, उनमें एक बुर्जुआ है और दूसरा जो है सर्वहारा है। बुर्जुआ और सर्वहारा नाम के 2 वर्ग हैं समाज में। इसका कारण है, किस कारण से ये 2 वर्ग बने हुए हैं, तो एक तो पूंजीवाद बुर्जुआ को अधिक अमीर और सर्वहारा को अधिक गरीब बना रहा है, और दूसरा संपत्ति का अस्तित्व है, यानी मार्क्स संपत्ति के हितैषी नहीं थे, संपत्ति की आलोचना करते थे। और समाज मार्क्स के अनुसार कैसा था, उत्पादन के संबंधों को ही मार्क्स ने समाज कहा है। उत्पादन का संबंध बराबर समाज, ये है मार्क्स का समाज, मार्क्स की अवधारणा। और इसके अलावा मार्क्स कहते हैं कि ये राज्य की आर्थिक व्याख्या करते हैं। इनकी जो आर्थिक व्याख्या है, आर्थिक व्याख्या में ये क्या कहते हैं कि समाज जो है व्यक्ति की कुछ भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूर्ति करने के लिए बनाया गया साधन है। ये व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का परिणाम है। भौतिक जरूरतों की पूर्ति का परिणाम है। ये मार्क्स का मानना था। अब यहाँ ग्रामस्की क्या कहते हैं, वो मार्क्स से थोड़ा अलग विचार रखते हैं। ग्रामस्की कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थिक ही है समाज। वो नागरिक समाज को केंद्रीय महत्व देते हैं, नागरिक समाज का महत्व स्वीकार करते हैं ग्रामस्की या ग्रामसी नागरिक समाज को केंद्रीय महत्व देते हैं, यानी
उनके चिंतन में नागरिक समाज में का बहुत महत्व है। अब वो नागरिक समाज में शामिल किस किस को करते हैं, तो ग्राम्सी के नागरिक समाज में शामिल होंगे ये ग्राम्सी का नागरिक समाज। इसमें शामिल होगा स्कूल, परिवार, चर्च, मजदूर यूनियन, विश्वविद्यालय इत्यादि सभी संस्थाएं जो है ग्राम्सी शामिल करता है। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी को भी ग्राम्सी नागरिक समाज में शामिल करता है। यानी ग्राम्सी कह रहा है कि समाज जो है सिर्फ दो वर्ग नहीं है, सिर्फ दो वर्ग ना होकर के, बल्कि यह जो है वर्गों का समूह है। इसमें अनेक समूह या अनेक वर्ग शामिल हैं। इसे सिर्फ सीधा सीधा विभाजन जैसा मार्क्स ने किया था वो सही नहीं है। अब इन अनेक समूहों को मोटे मोटे रूप से ग्राम्सी तीन भागों में विभाजित करता है, तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड करता है। पहला है पूंजीवादी शोषणवादी। ये शोषण करते हैं। दूसरा वर्ग इनका है श्रमिक का। श्रमिक वर्ग, इनका शोषण किया जाता है। लेकिन तीसरा एक ऐसा वर्ग है जो इन दोनों को बस देखता रहता है, वो तटस्थ है। इसका शोषण तो नहीं करता, लेकिन ये शोषण का विरोध भी नहीं करता। ये शोषण को देखता रहता है, शोषण का विरोध नहीं करता है। पहला पूंजीवादी शोषणवादी, श्रमिक और तटस्थ, तीन वर्ग हैं। और किससे मिलके बना है नागरिक समाज, तो स्कूल, परिवार, चर्च, मजदूर यूनियन, विश्वविद्यालय इत्यादि जो संस्थाएं हैं वह शामिल होती हैं नागरिक समाज में। ग्राम्सी मानता है कि जो पूंजीवादी देश हैं, पश्चिमी यूरोप के देश, पूंजीवादी देशों में नागरिक समाज का विकास जो है राज्य से अलग है। पूंजीवादी देशों में नागरिक समाज राज्य से अलग विकसित हुआ है। इसका विकास जो है राज्य का हिस्सा नहीं है ये। और उनका मानना है कि नागरिक समाज में यदि हमें साम्यवादी क्रांति करनी है तो नागरिक समाज में हमें वैचारिक परिवर्तन करना होगा। नागरिक समाज में वैचारिक परिवर्तन के पक्षधर हैं ग्राम्सी, इसलिए वो नागरिक समाज को केंद्रीय महत्व देते हैं। ये था नागरिक समाज का इनका विचार। अभी राज्य का क्या विचार है, ग्राम्सी के राज्य का विचार। मार्क्स के साथ भी हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। ग्राम्सी का राज्य का विचार। अब राज्य के विचार में मार्क्स ने क्या माना था, चूंकि ये मार्क्सवादी विचारक हैं, नव मार्क्सवादी कह सकते हैं, लेकिन मार्क्स के विचारों का प्रभाव इन पर है, इसलिए मार्क्स को भी जानना जरूरी है। मार्क्स कहते हैं कि राज्य परजीवी है, पैरासाइट है।
और दूसरा ये बुर्जुआ की कार्यकारी है, यानी बुर्जुआ लोगों का ही एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये, उन्हीं के हितों की देखरेख करती है और इसे समाज के निचले तबके से कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरी बात, ये शोषणकारी है, सर्वहारा वर्ग का शोषण की संस्था है राज्य, ऐसा मार्क्स का मानना था। राज्य के पास पुलिस, ये जो है पुलिस है राज्य के पास, आर्मी है यानी फौज है, इसलिए यह जो है एक बल प्रयोग की संस्था है, नागरिकों को बल प्रयोग के माध्यम से नियंत्रित करती है। बल प्रयोग की संस्था है स्टेट, मार्क्स के अनुसार। फिर आगे कहता है कि अर्थव्यवस्था पर जिसका नियंत्रण है, यानी पूंजीपति ही जो है राज्य को नियंत्रित कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर जिसका नियंत्रण है वही राज्य को चला रहे हैं, उनका ही कहें तो राज्य पर नियंत्रण है। राज्य क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसका निर्धारण सारा वही वर्ग करता है जो अर्थव्यवस्था का निर्धारण करता है या अर्थव्यवस्था को संचालित करता है। ये था मार्क्स। यहाँ फिर ग्राम्स्की का जो चिंतन है वह समाज पर जिस प्रकार विचारों में भिन्नता थी, वैसे ही मार्क्स के विचारों को यहाँ भी मॉडिफाई कर रहा है। ग्राम्सी कह रहा है कि ठीक है, राज्य जो है बल प्रयोग की संस्था है, ऐसा तो वह मानता है, लेकिन साथ साथ एक अन्य चीज मानता है कि बल प्रयोग जो है आरंभिक रूप में नहीं करता है राज्य। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि डंडे मारना शुरू कर देगा पुलिस। बल प्रयोग आरंभिक रूप में नहीं, इसका प्रयोग जो है अंतिम विकल्प के तौर पर किया जाता है। उससे पहले राज्य अन्य प्रभावों से प्रभावित करने की कोशिश करता है। ठीक है। फिर ग्राम्सी कहता है कि राज्य के नियंत्रण किस प्रकार किया हुआ है। राज्य ने जो है नियंत्रण का जो सबसे बड़ा आधार है वह बल प्रयोग नहीं है, बल प्रयोग तो अंतिम विकल्प है, लेकिन जो राज्य का पूंजीवादी स्वरूप है, पूंजीवादी राज्य ने क्या किया है, पूंजीवादी राज्य ने अपने नागरिकों को जो है, पूंजीवादी राज्य में चूंकि नागरिक समाज है और नागरिक समाज द्वारा वैचारिक नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। नागरिक समाज द्वारा लोगों पर वैचारिक नियंत्रण पूंजीवादी राज्य ने स्थापित कर लिया है, यानी उन्हीं के विचारों को माना जाता है, पूंजीवादी विचारों की प्रधानता है। कारण क्या है इसका कि नागरिक समाज के माध्यम से पूंजीवादी राज्य ने लोगों पर वैचारिक नियंत्रण कर लिया है। इसलिए यदि व्यवस्था परिवर्तन करना है तो नागरिक समाज पर हमें जो है वैचारिक नियंत्रण साम्यवादी विचारों के माध्यम से करना होगा, तो फिर राज्य अपने आप ही बदल जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा नागरिक समाज पर अपना वैचारिक नियंत्रण स्थापित कर लिया है। और कैसे क्रांति होगी कि वैचारिक नियंत्रण को यदि साम्यवादी विचारधारा को नागरिक समाज में फैलाया जाए, उसके प्रभावों, कारणों, सफलताओं, इन सब को उल्लेखित किया जाए, पूंजीवाद की बुराइयां समाज के सामने उजागर की जाएं, तो हो सकता है कि नागरिक समाज पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव पड़े और राज्य का स्वरूप बदल जाए। इसी वैचारिक नियंत्रण के आलोक में जो है ग्राम्सी अपना विचार देते हैं आधिपत्य का। आधिपत्य कहें, प्राधान्य कहें, थ्योरी ऑफ हेजेमोनी, अंग्रेजी में
थ्योरी ऑफ हेजेमोनी, आधिपत्य का विचार। तो आधिपत्य के विचार में ग्रामसी क्या कहते हैं, यहां भी हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि मार्क्स के विचारों के आधार पर सबसे पहले क्रांति हुई रूस में, लेनिन द्वारा की गई। हालांकि लेनिन ने भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, लेकिन काफी कुछ समानता थी। अब लेनिन का क्या क्या मानना था कि एक पार्टी होगी, वो होगा बोल्शेविक दल। और ये बोल्शेविक दल क्या करेगा, सरकार के खिलाफ क्रांति कर देगा। जिससे साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। सीधा सट तरीका था इनका कि हिंसक क्रांति के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण कर लिया जाए। ग्रामसी कहते हैं कि रूस की क्रांति तो अच्छी थी, यानी वो रूसी क्रांति की प्रशंसा करते हैं, उनको उसको गलत नहीं ठहराया। रूसी क्रांति की उन्होंने प्रशंसा की, तारीफ की, कहा कि रूसी क्रांति अपने उद्देश्य में सफल हुई है, अच्छी बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेनिन ने जो क्रांति का तरीका अपनाया था, वह तरीका पूंजीवादी देशों में लागू नहीं किया जा सकता। ये तरीका पूंजीवादी देशों में लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बताते हैं कि रूस का जो समाज था, वहां का जो समाज था, उसका स्वरूप अलग था। रूस का समाज पिछड़ा था और सामंतवादी था, इसलिए आसानी से क्रांति संभव हो पाई। लेकिन जो यूरोप है, या कहें कि पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप की पृष्ठभूमि अलग है। पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो विकसित हैं, पिछड़े नहीं हैं, साथ ही सामंतवाद की स्थिति से निकल करके वह जो है औद्योगिकीकरण की स्थिति में पहुंच गए हैं, यानी पूंजीवाद की स्थिति यहां आ गई है। औद्योगिक कहें या पूंजीवाद, तो यहां लेनिन का तरीका सफल नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। फिर लेनिन ग्रामसी कहते हैं कि ग्रामसी विचार देते हैं कि क्रांति कोई एक घटना नहीं है, यानी कि फलां डेट को फलां बजे इतने बजे क्रांति हो गई, ऐसा नहीं है। उसके पीछे पूरी पृष्ठभूमि होती है। क्रांति कोई एक घटना नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना क्रांति को ग्रामसी ने, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर उन्होंने कहा कि पूंजीवादी देश में यदि आपको क्रांति करनी है पूंजीवादी देश में, तो यहाँ थोड़ा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, अलग रुख अख्तियार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ नागरिक समाज है। उसने कहा कि पूंजीवादी देशों में नागरिक समाज और राज्य का अलग अलग अस्तित्व है, तो राज्य के खिलाफ क्रांति की आवश्यकता नहीं है। नागरिक समाज पर आधिपत्य स्थापित कर लो। यहाँ कीवर्ड है आधिपत्य, हेजेमोनी। अब आधिपत्य के बारे में जो बातें कर रहे हैं वही उनका आधिपत्य का विचार है। आधिपत्य क्या कहते हैं? आधिपत्य ग्रामसी के अनुसार वैचारिक नियंत्रण है। मार्काट से जो नियंत्रण किया जाए उसको ग्रामसी आधिपत्य नहीं कहते। थ्योरी ऑफ हेजेमोनी में
हेजेमोनी को वो जो है वैचारिक नियंत्रण बतलाते हैं, ना कि बलपूर्वक नियंत्रण। पुलिस के माध्यम से, फौज के द्वारा, हिंसक क्रांति के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया गया है वैसा स्वरूप ना होकर के ये वैचारिक नियंत्रण है। और उनका मानना था कि ये स्थायी होता है। साथ ही इसका एक अवयव ये होता है कि यह सहमति पर आधारित है, यानी कोई आपके विचारों से सहमत होगा तभी आपके विचार मानेगा। इसलिए प्रभावित करके व्यक्तियों को सहमत करना, नागरिक समाज को सहमत करना, सहमति जनता की सहमति पर आधारित है। जनता की सहमति से आधिपत्य किया जाएगा। और यह काम कौन करेगा? यह काम वो बता रहे हैं कि बौद्धिक वर्ग करेगा। जो साम्यवादी बौद्धिक वर्ग है वह यह काम करेगा। आधिपत्य किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? पुलिस द्वारा नहीं, बल्कि बौद्धिक वर्ग द्वारा, यानी विचारधाराओं द्वारा। तो ये उनका आधिपत्य का विचार है। नागरिक समाज में जैसा आपको बताया कि इसकी केंद्र कहाँ होंगे, तो परिवार, विद्यालय, चर्च, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, ये केंद्र होंगे वैचारिक नियंत्रण स्थापित करने के। फिर ग्राम्स्की कहता है कि यदि नागरिक समाज पर नियंत्रण कर लिया गया, नागरिक समाज पर यदि नियंत्रण कर लिया गया है, वैचारिक नियंत्रण कर लिया गया है, तो राज्य सरकार पर राज्य या सरकार पर अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। राज्य सरकार पर स्वतः नियंत्रण संभव होगा, ऐसा ग्राम्स्की का मानना है। ये था उनका आधिपत्य का विचार। अब हम देखते हैं ग्राम्स्की की क्रांति का विचार। क्रांति का माध्यम उन्होंने बताया, क्रांति कैसे होगी, इसके बारे में क्या कहते हैं, या क्रांति के वाहक कौन होंगे, क्रांति किसके द्वारा की जाएगी, क्रांति का वाहक कौन होगा, क्रांति का विचार क्या है, ये हम देखते हैं। अब यहाँ दो मार्क्सवादी चिंतकों का हम अध्ययन कर चुके हैं। पहले थे मार्क्स। मार्क्स क्या मानते थे कि सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा, या कहें कि मजदूर क्रांति करेंगे, और वर्ग चेतना अपने आप आएगी। क्रांति की जो भावना है वो अपने आप विकसित होगी। ये थे मार्क्स। फिर इनके बाद एक और अन्य चिंतक का हमने अध्ययन किया, लेनिन। लेनिन कह रहे हैं कि पार्टी क्रांति करेगी, पार्टियां, बोल्शेविक दल जो है वह क्रांति करेगा, और पार्टी ही वर्ग चेतना लाएगी। ये इन दोनों विचारकों का मानना था। फिर यहां ग्राम्सी क्या कहते हैं? मार्क्स ने क्रांति का वाहक मजदूरों को, सर्वहारा वर्ग को माना, कहा कि वर्ग चेतना अपने आप आएगी। लेनिन कह रहे हैं कि पार्टी क्रांति करेगी और पार्टी ही वर्ग चेतना लाएगी। ग्राम्सी इसके उलट क्या कहते हैं? क्रांति बुद्धिजीवी करेंगे।
जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वह क्रांति करेगा। क्रांति बुद्धिजीवी द्वारा संभव हो पाएगी। ग्रामसी मानता है प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति को वह चेतनाशील विवेकशील मानते हुए कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिजीवी है। लेकिन उसकी भूमिका नहीं निभाता, बुद्धिजीवी की भूमिका नहीं निभाता है, बुद्धिजीवी का काम नहीं करता। यानी व्यक्ति बुद्धिजीवी होने के बावजूद अपने कामों में इतना व्यस्त है कि वह हर व्यक्ति वह रोल प्ले नहीं करता। फिर वो जो है कैटेगराइजेशन करते हैं बुद्धिजीवियों का। ग्रामसी कहते हैं कि बुद्धिजीवी के दो प्रकार हैं। क्रांति का वाहक बुद्धिजीवी है और बुद्धिजीवी के दो प्रकार हैं। इंटेलेक्चुअल क्लास के 2 टाइप्स हैं। पहला परंपरागत बुद्धिजीवी, और दूसरा है आंगिक या संगठित बुद्धिजीवी। आंगिक या संगठित बुद्धिजीवी। अब इन दोनों में क्या क्या भेद है, यहाँ ग्रामसी कहते हैं कि जो परंपरागत बुद्धिजीवी हैं इनमें वही लेखक, पत्रकार इत्यादि आते हैं, लेकिन इनमें भिन्नता क्या होती है कि ये जो है वर्तमान व्यवस्था के पक्षधर होते हैं। वर्तमान व्यवस्था के पक्षधर होते हैं, इसलिए ये परंपरागत बुद्धिजीवी हैं। पक्षधर होने के बावजूद ये दिखावा करते हैं कि वे तटस्थ हैं, यानी तटस्थ होने का दिखावा ये करते हैं। तो ग्रामसी कहता है कि ये तो क्रांति नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्तमान व्यवस्था को मानते हैं, उसके पक्षधर हैं, इसलिए क्रांति इनके द्वारा किया जाना संभव नहीं है। क्रांति कौन करेगा? आंगिक या संगठित बुद्धिजीवी, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल क्लास। इसमें ग्रामसी शामिल करता है साम्यवादी दल को। इसको नाम देता है वो न्यू प्रिंस। साम्यवादी दल को कहता है, और यही इन्हीं को वह कहता है कि एक संगठन में काम करते हैं, संगठित हैं, साथ ही क्रांति भी इन्हीं के द्वारा की जाएगी। जहां लेनिन मानते थे कि पार्टी में कुछ सेलेक्टेड, समर्पित, प्रशिक्षित लोगों को शामिल किया जाएगा, वहीं ग्रामसी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साम्यवादी दल से जोड़ो, ताकि जो जन समर्थन है वो बढ़ सके और नागरिक समाज के विचारों में आसानी से परिवर्तन किया जा सके, वैचारिक क्रांति, वैचारिक बदलाव आसानी से किया जा सके। यानी वो एक प्रकार से जो क्रांति का विचार देते हैं उस विचार को निष्क्रिय क्रांति भी कहा जाता है। निष्क्रिय क्रांति भी कहा जाता है। और वो इनको आंगिक या संगठित बुद्धिजीवियों को इनका मूल काम बतलाते हैं कि इनका मूल काम है साम्यवादी क्रांति। संगठित बुद्धिजीवियों का मूल काम क्या है? साम्यवादी क्रांति। इसके लिए वो कुछ शब्दावली का प्रयोग करते हैं। सैन्य शब्दावली क्या प्रयोग की है उन्होंने क्रांति के लिए?
ग्रामसी ने जो सैन्य शब्दावली क्रांति के लिए प्रयुक्त की है उसको हम जान लेते हैं। पहला उन्होंने कहा कि गतिशील युद्ध, वार ऑफ मैन्योवर। गतिशील युद्ध में ग्रामसी उदाहरण देते हैं रूसी क्रांति को, यानी रूसी क्रांति उनके हिसाब से गतिशील युद्ध था। गतिशील युद्ध में क्या होता है कि हिंसक रूप से सरकार पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। हिंसक रूप से सरकार पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। फिर दूसरी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, स्थितियों का युद्ध, वार ऑफ पोजीशन। स्थितियों का युद्ध गतिशील युद्ध से अलग है और इसका केंद्र वो बताते हैं कि ये नागरिक समाज में होगा। स्थितियों का युद्ध कहाँ होगा? नागरिक समाज में होगा। और नागरिक समाज में हमने देखा कि परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, चर्च इत्यादि शामिल हैं। ये युद्ध कैसा होगा? ये युद्ध सांस्कृतिक होगा, संस्कृति परिवर्तन करने वाला होगा और साथ ही यह जो है वैचारिक होगा, यानी हिंसक युद्ध नहीं होगा। इसलिए इसे स्थितियों के युद्ध की संज्ञा दी गई है। बुद्धिजीवी वर्ग अपने विचारों से नागरिक समाज को प्रभावित करेंगे, नागरिक समाज की जो विचारों पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। ये था क्रांति का विचार ग्रामसी का। ग्रामसी की यही जो विचार है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हम पढ़ते हैं तो वहाँ एक विचारक आते हैं, रॉबर्ट कॉक्स। ग्रामसी के इन्हीं विचारों को रॉबर्ट कॉक्स ने लागू किया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू किया है। ये था ग्रामसी का क्रांति का विचार। अब चूंकि ग्रामसी मार्क्सवादी हैं तो लेकिन फिर भी मार्क्स के साथ कुछ मतभेद हैं, उनके कुछ अंतर के बिंदु हैं। तो हम देख लेते हैं कि ग्रामसी और मार्क्स के विचारों में अंतर के बिंदु क्या हैं। मार्क्स व ग्रामसी में विचार के बिंदु, अंतर के बिंदु। किन किन बिंदुओं पर इनमें अंतर है? हालांकि ग्रामसी भी मार्क्स के विचारों को मानते हैं, मूल जो है इनके विचारों का वह पूंजीवाद का विरोध ही है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वे मार्क्स के विचारों के खिलाफ हैं, उनके विचारों को नहीं मानते, लेकिन उनका तरीका और मार्क्स के तरीके में थोड़ी सी भिन्नता है। जैसा कि हमने देखा मार्क्स और लेनिन के भी, क्योंकि मार्क्स का वैचारिक प्रभाव था और लेनिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो उनमें थोड़ी भिन्नता आई। और फिर ग्रामसी की जो पृष्ठभूमि थी वो मार्क्स से अलग थी, लेनिन से अलग थी, तो वहाँ वो अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई करते हैं और बतलाते हैं कि क्या किस हिसाब से क्रांति संभव होगी। कहाँ कहाँ उनमें अंतर आता है वो हम देख लेते हैं। पहली बात, मार्क्स को यदि हम देखते हैं तो उन्होंने बात की है आर्थिक निर्धारणवाद की।
इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म की। और उनके आलोचक तो उनको आर्थिक अपचयनवादी भी कहते हैं, लेकिन आर्थिक अपचयनवादी कहना सही नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं दूसरे अन्य कारकों की बात भी की है। तो आर्थिक निर्धारणवाद में वो सबसे बड़ा बिंदु मानते हैं अर्थव्यवस्था को, और उनके विचारों में प्रधानता है भौतिकता की, यानी मार्क्स भौतिकवादी हैं और वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं। इसके उलट ग्रामसी क्या है? ग्रामसी के विचारों में, ग्रामसी के चिंतन में प्रधानता है विचार की। यह आर्थिक तत्व अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण थी, ग्रामसी के विचारों में महत्व है विचार की और चेतना की। विचार तथा चेतना इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। साथ ही वो धर्म, संस्कृति इत्यादि को भी महत्व देते हैं। मार्क्स तो धर्म को अफीम मानते थे, लेकिन ग्रामसी धर्म को महत्व देते हैं, नागरिक समाज का चर्च को हिस्सा मानते हैं और कहते हैं कि हमें उन पर वैचारिक नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। पहला बिंदु ये था। दूसरा जो प्रभाव दिखता है ग्रामसी पर, इटली के एक विचारक थे, क्रोसे का प्रभाव दिखता है। क्रोसे के प्रभाव की वजह से उनके विचारों में नागरिक समाज का, हमने देखा नागरिक समाज को इसी वजह से वो जो है केंद्रीय महत्व देते हैं और विचार देते हैं अपना आधिपत्य का। आधिपत्य ग्रामसी के शब्दों में हिंसक नियंत्रण ना होकर के सहमति पर आधारित वैचारिक नियंत्रण है, यानी ये सहमति से किया गया नियंत्रण है। जबकि मार्क्स ऐसी कुछ बात नहीं करते थे, वो तो हिंसक क्रांति की वकालत करते थे। फिर यहाँ एक और अंतर का बिंदु आता है, जिसे राज्य का सापेक्षिक स्वायत्तता का सिद्धांत भी कहा जाता है। हमने देखा कि इटली में एक चिंतक हुए थे मैकियावली। मैकियावली बात करते हैं कि राज्य पर अर्थव्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता। मैकियावली के शब्दों में राज्य अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है। आर्थिक प्रवृत्तियां, आर्थिक जो बातें हैं या आर्थिक क्रियाकलाप अलग चलते हैं, राज व्यवस्था अलग चलती है। अर्थव्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता। इसके उलट मार्क्स मानते हैं कि अर्थव्यवस्था ही राज्य को निर्धारित करती है। जिनका आर्थिक नियंत्रण है वही राज्य के नियंत्रक होते हैं, यानी अर्थव्यवस्था ही मुख्य निर्धारक है। अर्थव्यवस्था ही मुख्य निर्धारक है, यानी राज्य अर्थव्यवस्था पर पूर्णतः निर्भर है। मैकियावली कह रहे हैं कि राज्य अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल भी निर्भर करेगी। इन दोनों के बीच का रास्ता निकालते हुए ग्रामसी क्या कहते हैं? ग्रामसी का विचार मैकियावली और मार्क्स के बीच का विचार है। वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठीक है, राज्य को प्रभावित तो करती है, अर्थव्यवस्था राज्य को प्रभावित करती है। मार्क्स के विचारों के समान मानते हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि धर्म, विचार, संस्कृति ये भी राज्य को प्रभावित करते हैं, यानी इनका प्रभाव भी स्वीकार करते हैं ग्रामसी। यानी वो कह रहे हैं कि राज्य
अर्थव्यवस्था पर न तो पूर्ण निर्भर है न ही पूर्ण स्वायत्त है। और इस बात को वो नाम देते हैं सापेक्षिक स्वायत्तता। तो यदि सापेक्षिक स्वायत्तता पूछा जाए कि सापेक्षिक स्वायत्तता क्या है, तो ग्रामसी के शब्दों में राज्य न तो अर्थव्यवस्था पर पूर्णतः निर्भर है और न ही यह जो है पूर्ण स्वायत्त है, बल्कि राज्य सापेक्षिक स्वायत्त है। यह है मार्क्स के सापेक्षिक स्वायत्तता का विचार और मार्क्स से ग्रामसी का सापेक्षिक स्वायत्तता का विचार तथा अंतर का बिंदु मार्क्स के साथ। तो ये थे ग्रामसी के चिंतन के विचार। फिर जो है इनको चूंकि एक नई विचारधारा का जन्मदाता इनको माना जाता है, नव मार्क्सवाद के बड़े प्रवर्तक में नाम आता है ग्रामसी का। थोड़ा सा विचार हम और देख लेते हैं। नव मार्क्सवाद का आधार है ग्रामसी के विचारों में ही नव मार्क्सवाद का आधार पाया जाता है। नव मार्क्सवाद क्या है? हमने जब मार्क्स पढ़ा था तो उसमें हमने दो बातें की थी, एक तो क्रांति का वैज्ञानिक मार्क्स और एक युवा मार्क्स जो था। तो युवा मार्क्स के विचार जो है शांतिप्रिय विचार थे और वहाँ वैज्ञानिकता का दावा कोई नहीं कर रहा था। मार्क्स पूंजीवाद की विसंगतियां उजागर कर रहा था, हिंसा की बातें नहीं कर रहा था। तो उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए नव मार्क्सवादी चिंतन विकसित हुआ है और उसी में एक बड़ा नाम है या ग्रामसी के विचारों में नव मार्क्सवाद का आधार पाया जाता है, ऐसा माना जाता है। हमने जो राज्य की सापेक्षिक स्वायत्तता की बात की, राज्य की सापेक्षिक स्वायत्तता यानी राज्य अर्थव्यवस्था पर न तो पूर्ण निर्भर है और न ही पूर्ण स्वायत्त है, बल्कि यह सापेक्षिक स्वायत्त है। इस विचार के पक्षधरों में दो अन्य चिंतकों के नाम आते हैं, उनको जानना भी जरूरी है। एक है निकोस पोलांजा। निकोस पोलांजा ने अपनी पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेज, और दूसरी थी इनकी स्टेट पावर एंड सोशलिज्म। फिर एक और बड़ा नाम आता है राल्फ मिलीबैंड। राल्फ मिलीबैंड यानी ग्रामसी की श्रेणी के चिंतकों में ये दो बड़े नाम आते हैं जो विश्वास करते हैं कि राज्य सापेक्षिक स्वायत्त है। ये था ग्रामसी का चिंतन, उनके विचार। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगले विचारक कौन से हैं? अगले विचारक हमारे हन्ना अरेंट या माओ में से कोई एक करेंगे। तो उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।